हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो रोमांटिक एज के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं जो विक्टोरियन एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। और भी काफी सारे क्वेश्चंस की सीरीज मैंने शुरू की थी, जैसे कि क्रिटिसिज्म वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, लैंग्वेज पे, कल्चर स्टडी पे, लिटरेरी थ्योरी पे। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज को भी देख लीजिए, क्योंकि कल्चरल स्टडी, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज उनमें डाले हैं। आपको एग्जाम में सेम एज इट इज काफी सारे क्वेश्चन उसमें से मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहां से, इसलिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूं कि आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के क्वेश्चंस को। रोमांटिक एज से भी काफी सारे राइटर हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस टी कॉलरेज है, पीपी शैले है, जॉन कीट्स है। इनके क्वेश्चन भी लगातार पेपर में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रोमांटिक एज का। हु रोट दिस ही प्रेयथ वेल, हु लव्ड वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट। ये एस टी कॉलरेज ने ये लाइन बोली है, ही प्रेयथ वेल हु लव्ड वेल बोथ मैन एंड बर्ड। और कौन सी पोएम में है? द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर में बात की है। जो एल्बेट्रस नाम का एक बर्ड होता है, वो सेलर उसको मार देता है। गॉड पनिश करता है सेलर को कि तुम्हें ये एल्बेट्रस जो है, वो मरा हुआ पक्षी है, वो गले में लटकाकर जगह जगह घूमना है और आपको स्टोरी सुनानी है। 200 के आसपास वो सेलर होते हैं, और जो बाकी के सेलर होते हैं उनको डेथ पनिशमेंट दी जाती है। जो पानी होता है समुद्र का, वो बिल्कुल सीज हो जाता है, बर्फ बन जाती है। तो वो ना ही उनके लिए पीने के लिए पानी बचता है, ना ही वो हिल सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। इसलिए पोएट ने बोला है, ही प्रेथ वेल हु लव्ड बोथ मैन एंड बर्ड। चाहे इंसान हो चाहे बर्ड हो, दोनों ही गॉड ने बनाए हैं, गॉड ने क्रिएट किया है। तो इनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वली प्यार दिया जाना चाहिए, ना कि बर्ड्स को मारना चाहिए। ये बोला है एस टी कॉलरेज ने, राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जर्नल टू विच साउदे कंट्रीब्यूटेड रेगुलरली। रेगुलरली कौन से जर्नल में रॉबर्ट साउदे ने काम किया है? क्वार्टरली रिव्यू में कंटिन्यूसली इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग एज ए वेरी हेवन। ये जो लाइन बोली है, ये लाइन बोली है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, डाउन टू बी अलाइव। कि जो लोग उस टाइम पे, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, जो भी लोग उस टाइम पे जिंदा थे, ठीक है, वो एक यानी कि जो युवा लोग थे, वो किस तरह से फील कर रहे थे उस टाइम पे, जैसे कि वो हेवन में हो। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लेने के लिए जो ये लोग थे, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे उस टाइम पे। इसलिए ये बोलिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। दिस लाइन इज अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। जो भी लैंग्वेज यूज की जाती है मैन के द्वारा, वो पोएट्री की लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ और जो एस टी कॉलरेज है, दोनों के अपोजिट व्यूज थे लैंग्वेज को लेके, पोएट्री की लैंग्वेज को। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोएट्री की लैंग्वेज एक कॉमन मैन की जो लैंग्वेज होती है वो होनी चाहिए, लेकिन एस टी कॉलरेज बोलते हैं कि फिर अगर एक कॉमन मैन की लैंग्वेज को हम पोएट्री में यूज करेंगे, तो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में और पोएट की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होगा। इसलिए पोएट्री की लैंग्वेज और प्रोज की लैंग्वेज जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा बोला है एस टी कॉलरेज ने। लेकिन ये लाइन बोली है, रियली यूज्ड बाय मैन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वंडरफुल सॉन्ग ऑफ ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ पोएट कीट्स। कीट्स की डेथ पे एक वंडरफुल सॉन्ग लिखा गया है जिसका नाम है अडोनियस। अडोनियस की डेट है 1821। पीपी सैलेन ने इसको लिखा है, और इसमें वो जॉन कीट्स की डेथ पे मौन कर रहा है। और इस चीज के लिए, यानी कि जॉन कीट्स की डेथ के लिए उसने रिस्पॉन्सिबल माना है क्वार्टरली रिव्यू और जो हाँ, क्वार्टरली रिव्यू के जो एडिटर है उनको। क्योंकि जो वो रिव्यूअर थे, उन्होंने क्या किया, जॉन कीट्स के वर्क्स को क्रिटिसाइज किया है। ये बोलता है कि इमेच्योर डेथ जो जॉन कीट्स की हुई है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लोग। एक है जॉन विल्सन क्रूकर, इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम, जॉन विल्सन क्रोकर, और दूसरा है विलियम जेफर्ड। ये दोनों एडिटर है इसके क्वार्टरली रिव्यू के। इन्होंने काफी सीवियरली क्रिटिसाइज किया, स्पेशली जो
जॉन किट्स ने खुद बोला है कि ये मेरा सबसे बेस्ट वर्क है। एंडीमियन, एंडीमियन जॉन किट्स का सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है। उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी क्रिटिसाइज किया है। इसलिए पीबी शैली ने बोला है जॉन किट्स की डेथ के लिए कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जिन्होंने उनका क्रिटिसिज्म किया है। और एक नाम और है जोसेफ सेवरेन। जोसेफ सेवरेन ने जब जॉन किट्स डेथ बेड पे था तो इसने काफी अच्छे तरीके से उसको सर्व किया था, उसकी सेवा की थी लास्ट टाइम पे, तो इसको प्रेज किया है पीबी शैली ने इसी पोएम में। ठीक है, अडोनियस में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है पीबी शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्टोरी रिटन बाय कीट्स ऑफ ए यंग शेफर्ड बिलव्ड बाय मून गॉडेस? कौन सी स्टोरी है इसकी जॉन कीट्स की जिसमें यंग शेफर्ड जो है वो बिलव्ड है बाय मून गॉडेस? मून गॉडेस है इसमें, सेलेन नाम है उसका, सेलेन। और वैसे यहाँ पे सिंथिया यूज किया है, सिंथिया नाम यूज किया। सिंथिया और सेलेन जो है वो एक ही है गॉडेस, ये मून गॉडेस है। और ये स्टोरी है एंडीमियन, एंडीमियन में है ये। उसके बाद अगला, सैलीज एरियल टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के कौन से प्ले में एरियल टू मिरांडा इंस्पायर है? पीबी शैली ने यूज किया है एरियल। कौन से कहां से लिया गया है इसको? शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है, पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी किया गया है, द टेम्पेस्ट को। टेम्पेस्ट में है एरियल, ठीक है, जो विच होती है उसको वो मिरांडा का जो फादर है वो रिलीज करवाता है। ये टेम्पेस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट, हु रोट एन एसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट? किसने लिखा है ऐसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट? ये लिखा है विलियम हैजलिट ने। और फर्स्ट एक्वेंटेंस जो है वो सबसे पहले मुलाकात जो होती है इसमें पोएट की, वो किसके साथ है? एसटी कॉलरेज के साथ। एसटी कॉलरेज और उसके बाद है वर्ड्सवर्थ। लेकिन फर्स्ट एक्वेंटेंस किसको बोला इसने? एसटी कॉलरेज को। आगे, विच पीरियोडिकल वाज पब्लिश्ड बाय सैमुअल कॉलरेज? एसटी कॉलरेज का कौन सा पीरियोडिकल है? ये है द वॉचमैन मैगजीन। ये मैगजीन किसकी है? एसटी कॉलरेज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक लाइन कम्स फ्रॉम? ये भी एंशिएंट राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर से आती है। जब वो एल्बेट्रोस को मार देते हैं तो पानी पूरा सीज हो जाता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी था, नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि जितना भी पानी था उसकी बर्फ बन चुकी थी। ठीक है, गॉड ने पनिशमेंट दी थी उनको। तो ये है राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर। हाउ मेनी कैंटोस आर देयर इन शैलीज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कितने कैंटोस हैं? 12 कैंटोस है। पीबी शैली की पोएम है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट, विच वर्क ऑफ शैलीज हैज द सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है एलास्टर का। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सोर्स डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड? ये आइडिया इसको कहां से मिला शैली को ये लिखने के लिए प्रोमेथियस अनबाउंड? एक बहुत ही फेमस एस्किलस का प्ले है प्रोमेथियस अनबाउंड के नाम से ही, वहां से इंस्पायर होकर पीबी शैली ने लिखा है द प्रोमेथियस अनबाउंड। 3 पार्ट में है ये। विच वन ऑफ द किड्स क्रिएशन इज द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टू लवर्स? 2 लवर्स की स्टोरी है। कौन सी है वो? द एव ऑफ सेंट एग्नेस। ये स्टोरी है जिसमें डेवलपमेंट होती है 2 लवर्स की कहानी। उसके बाद है, हु रोट मैजेप्पा, ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय ए 17th सेंचुरी मिलिट्री ऑफिसर ऑफ यूक्रेन? ये बेस्ड है किस पे? 17th सेंचुरी का मिलिट्री ऑफिसर है यूक्रेन का, उस पे बेस्ड है मैजेप्पा। ठीक है, इसमें ये जो मिलिट्री ऑफिसर है इसका अफेयर हो जाता है एक लड़की से, और बाद में इसको पनिशमेंट भी दी जाती है। इसको नेकेड एक हॉर्स पे बैठा के, एक वाइल्ड हॉर्स पे बैठाया जाता है और उसको फिर छोड़ दिया जाता है खुला। ये पोएम ये लिखा है लॉर्ड बायरन। उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन वाज अबंडन अनफिनिश्ड? जेन ऑस्टन की कौन सी नॉवल अनफिनिश्ड है? द वॉटसन। ये वाली पोएम, ये वाली नॉवल इसकी अनफिनिश्ड है। एक चीज और ध्यान रखना, जेन ऑस्टन के जितने भी नॉवल हैं आपको सीक्वेंस में याद करनी है, उनकी डेट याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे, विच टू राइटर्स हैव रिटन एसे ऑन द डिफेंस ऑफ पोएट्री? पोएट्री को डिफेंड करने के लिए कौन से 2 पोएट हैं जिन्होंने ऐसे लिखे हैं?
दो राइटर है, एक सर फिलिप सिडनी है, द डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा है, एक पीबी शैले है, द डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा है। सर फिलिप सिडनी ने 1580 में लिखा था और 1595 में इसको पब्लिश किया गया था, और पीबी शैले ने इसको लिखा है 1820 के आसपास। ये कुछ इसके डेट मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पीबी शैले वाली डेट क्या है, ये भी डेट आप याद कर लेना। तो ये ए और बी आएगा, इसका ए और बी ऑप्शन नंबर 4th में दिया गया है, 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which version of the lyrical ballad was the first one to have the preface by Wordsworth? देखो, जो लिरिकल बैलेड है उसको लिखा गया था 1798 में। लिरिकल बैलेड की जो पब्लिकेशन डेट है उसके साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। तो ये लिरिकल बैलेड 1798 में लिखा गया था, लेकिन प्रीफेस उसको डिफेंड करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने बाद में लिखा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया गया था। जनरली प्रीफेस पहले आता है, बट इस केस में उल्टा हुआ है, इसमें प्रीफेस बाद में लिखा गया था। तो ये है 1800 में। 1798 में लिरिकल बैलेड लिखा गया, लेकिन प्रीफेस लिखा 1800 में वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट, what is being described by Wordsworth in the following lines? From his poem The Thorn, I have measured it from side to side. This is 3 feet long and 2 feet wide. 3 feet लॉन्ग और 2 फीट वाइड की बात हो रही है यहाँ पे, इन्फेंट की ग्रेव की बात हो रही है। तो ये 4th वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज विलियम हैजलिट कॉल डॉन क्योटे लाइक इन हिज एसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट? किसको बोला है विलियम हैजलिट ने कॉल डॉन क्योटे? किसको बोला है? डॉन क्योटे भी एसटी कोलरेज को बोला है इसने, ठीक है। अगर दो पूछा जाए पोएट तो उसके बाद फिर विलियम वर्ड्सवर्थ भी आ जाता है इसमें, लेकिन पहला फर्स्ट एक्वेंटेंस किसके साथ हुई थी? एसटी कोलरेज के साथ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोज राइटर ऑफ द रोमांटिक पीरियड ऑथर ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट? ये किसने लिखा है? ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट, थॉमस डी क्विंसी, ऑप्शन नंबर 3rd। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसे डिड चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट यूज द स्यूडोनेम इलिया? चार्ल्स लैम्ब का स्यूडोनेम है इलिया। एसे ऑफ इलिया लिखा है इसने भी, चार्ल्स लैम्ब ने। लेकिन सबसे पहले ये नाम कहां पे यूज किया है? चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब ने सबसे पहले यूज किया है द साउथ सी हाउस में, और इसको पब्लिश किया गया था लंदन मैगजीन में। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है, लंदन मैगजीन वाला, कि चार्ल्स लैम्ब ने सबसे पहले अपना नाम जो यूज किया है इलिया, वो कहां पे पब्लिश किया गया है? लंदन मैगजीन में। उसके बाद, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल्स ऑफ द सेक्शन इन थॉमस डी क्विंसीज द इंग्लिश मेल कोड्स? द इंग्लिश मेल कोड्स जो है उसमें वैसे 3 पार्ट में है। द ग्लोरी ऑफ मोबिलिटी नहीं है यहाँ पे, द ग्लोरी ऑफ मोशन है उसमें, ठीक है। द ग्लोरी ऑफ मोशन तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं है। द विजन ऑफ सडन डेथ ये है, द ग्लोरी ऑफ मोशन है। विजन ऑफ जजमेंट भी नहीं आएगा। बी और सी इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मैच लिस्ट मैच करनी है। चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, वॉल्टर सेविस लैंडर, थॉमस लव पिकॉक। थॉमस लव पिकॉक ने कौन सा लिखा है इसमें? देखो, ग्रेल ग्रेंज, ये 4th वाला थॉमस लव पिकॉक का है, तो डी का 4th के साथ हम मैच करेंगे। तो 2 में दिया गया है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब और चेक करते हैं। इमेजिनरी कन्वर्सेशन लिखा है वॉल्टर सेविस लैंडर, तो सी का फर्स्ट होगा। सी का फर्स्ट दिया गया है 1 में ही, इसमें दिया गया, तो ये वाला सही हो जाएगा। ए का सेकंड आ जाएगा। स्पाइस मैन ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। और लास्ट वाला एक बच जाएगी, ये विलियम हैजलिट का है, ठीक है। इस तरह से मैच करना था इसको। उसके बाद है मैच द पोएट विद द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएट। अब इसको ओपनिंग लाइन दी गई है पोएम की, उनके साथ मैच करना है। सैली, I cry your mercy, pity, love, a love. The world is too much with us. ये देखो बहुत ही फेमस पोएम है, लाइन है उसमें, The world is too much with us, इसी नाम से पोएम है ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो एक बार इसी का चेक कर लेते हैं। डी का सेकंड जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है।
ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये शैली की पोएम है। हाँ, पीबी शैली की पोएम है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैच करना है। उसके बाद विच नैरेटिव पोएम बाय लॉर्ड टेनिसन प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ ए फिशरमैन टर्न मर्चेंट सेलर हु आफ्टर शिपरेक इज मैरून ऑन ए डेजर्ट आइलैंड, ये इनच ऑर्डन है। इनच आर्डन में वो एक डेजर्ट आइलैंड पे फंस जाता है, उसकी शिप रैक हो जाती है, मर्चेंट सेलर बन जाता है। फिर बाद में वो अपनी वाइफ को, 3 बच्चों को छोड़ के आता है, वो घर पे उनको छोड़ आता है वो, ताकि वो उनको बेस्ट तरीके से सर्व कर सके। ये मैंने विक्टोरियन का क्वेश्चन डाल दिया इसमें, एनएच आर्डन आएगा इसका आंसर। उसके बाद है ए आर एमन्स पैरोडीज ए फेमस पोएम इन स्वोगल्ड, आई वुड रादर बी सक्ल्ड बाय एन आउटवर्न पैगन देन गेट माय होर्न रेट एज एन ओल्ड ट्राइटन। ओल्ड ट्राइटन, विच पोएट विच पोएम, ये कहां पे है ये लाइन? आई वुड रादर बी सक्ल्ड बाय एन आउटवर्न पैगन देन गेट माय होर्न रेट एन ओल्ड ट्राइटन। ओल्ड ट्राइटन और प्रोटियस, ये 2 सी गॉड के नाम मेंशन किए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कौन सी पोएम में? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का, लाइन पूछी जाती है पेपर में, तो इसकी सारी लाइनें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट, which of the two novel of Jane Austen have the spa town of Bath as a primary location? जेन ऑस्टन की कौन सी 2 ऐसी नोवेल है जिसमें ये जो बाथ नाम की जगह है, ये टाउन, वो प्राइमरी लोकेशन यानी कि वहां पे सेट की गई है दोनों स्टोरी। नॉर्थएंगर एबी है एक तो, और दूसरी है परसियस। ये दोनों बाथ नाम की जगह पे सेट की गई है। सी और डी, सी और डी ऑप्शन थर्ड। उसके बाद हु रोट द वंडरिंग जू, ए पोएम इन 4 कैंटोस एंड शॉर्ट लिरिक, द वंडरिंग जूज सोलिलिटी, ये किसने लिखा है वंडरिंग जू? ये लिखा है पीबी शैली ने। वंडरिंग जू नाम से पोएम लिखी है, पीबी शैली की है ये। उसके बाद है एसटी कॉलेज डिजेक्शन एंड ओड ओपन्स विद एन एपिग्राफ व्हिच इज ए रेफरेंस टू ए बैलेड, आइडेंटिफाई द बैलेड। यानी ये जो एसटी कॉलेज का डिजेक्शन एंड ओड है, इसमें एपिग्राफ यूज किया है इसने, किसके सोनेट बैलेड से? बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, इनका एक बैलेड है, वहां से यूज किया गया है एपिग्राफ। आगे, which ancient writer named directly mentioned in Lord Byron's poem The Slave of Greece, Slave of Greece में साफो को मेंशन किया है लॉर्ड बायरन। आगे, from among the following who are डैशवुड सिस्टर इन जेन ऑस्टन सेंस एंड सेंसिबिलिटी? सेंस एंड सेंसिबिलिटी में एलिनोर और मैरियन, एलिनोर रिप्रेजेंट करती है सेंस को इसमें, और मैरियन रिप्रेजेंट करती है सेंसिबिलिटी को। फर्स्ट और सेकंड इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, इन विच नॉवल जेन ऑस्टन इज कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ इज ए कैरेक्टर? कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ कैरेक्टर कहां पे है जेन ऑस्टन की नॉवल में? ये है परसुएशन में। फोर्थ वाला आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेक पोइट? लेक पोइट कौन कौन से है? एसटी कॉलरेज है, रॉबर्ट साउथे है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। 3 लेक पोइट है, ये फोर्थ वाला नहीं है, पीबी शैली, ये सेकंड जनरेशन पोइट में आता है ये, और जो लेक पोइट है वो फर्स्ट जनरेशन पोइट है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड रोमांटिक एज द रेनेसा ऑफ वंडर? किसने बोला है रोमांटिक एज को द रेनेसा ऑफ वंडर? ये बोला है वॉट्स डंटन ने, वॉट्स डंटन ने। और वॉल्टर पेटर ने बोला है द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस, ऐसा करके फ्रेज दिया है वॉल्टर पेटर ने रोमांटिक एज को लेके। उसके बाद, टू विच पोएम डज द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अप्लाई? ये किस पोएट ने अप्लाई किया है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ? ये किया है एसटी कॉलरेज ने, सैमुअल टेलर कॉलरेज ने। सैमुअल टेलर कॉलरेज का बहुत ही फेमस वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, 1817 इसकी डेट है, और इसमें कुछ टर्म्स भी दी है इन्होंने। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हो गया एक तो, एक फैंसी है और एक इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन जो है वो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, वहां से क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आए हैं। उसको क्रिएशन करने की जो पावर होती है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन में होती है,
ठीक है, इसको एस में प्लास्टिक भी बोला है, एसटी कॉलरेज भी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरेज पोएम वाज इंक्लूडेड इन लिरिकल पैलेट, कौन सी पोएम इसमें से एसटी कॉलरेज की है जिसको इंक्लूड किया गया है किसमें, लिरिकल पैलेट में। लिरिकल पैलेट 23 पोएम्स का एक कलेक्शन है जिसमें से 19 तो लिखी है वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम लिखी है एसटी कॉलरेज ने। अब वो 4 पोएम को इनमें से कौन सी पोएम पूछा गया है कि मेंशन किया है इसमें, ये है राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर। ये ओपनिंग इंस्टॉलमेंट है लिरिकल पैलेट की, पहली ही पोएम है और लास्ट वाली पोएम है उसमें टिंटन एबी। अब एक पोएम तो ये हो गई एसटी कॉलरेज की, और एक है फोस्टर मदर टेल, द नाइटिंगेल और द डंजून। ये 4 पोएम है एसटी कॉलरेज की जो मेंशन की गई है लिरिकल पैलेट में। लिरिकल पैलेट में कंट्रीब्यूशन है इनका, ये पोएम है 4, इनकी याद रखना ये। उसके बाद मोटिवलेस मैलिग्निटी इज ए फ्रेज फ्रॉम, ये फ्रेज कहां से आता है, एसटी कॉलरेज ने फ्रेज दिया है किसके लिए, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है ओथेलो, ओथेलो के लिए यूज किया है इसमें मोटिवलेस मैलिग्निटी। उसमें एक विलन होता है उसके लिए यूज किया गया है, वो इयागो नाम है शायद उसका। उसके बाद है ऑन विच वर्क वाज सैलीज वर्किंग व्हेन ही पास अवे, जब सैली की डेथ हो जाती है तो वो कौन से पोएम पे काम कर रहा था, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, यानी कि ये अनफिनिश्ड पोएम है पीबी शैली की। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, पीबी शैली की अनफिनिश्ड पोएम जो है वो कौन सी है, ट्रम्प ऑफ लाइफ। उसके बाद वेयर डज द मॉन्स्टर प्लान टू गो आफ्टर विक्टर डज व्हाट ही टेक्स, विक्टर कहां पे है कैरेक्टर, मैरी शैली का एक वर्क है फ्रैंकनस्टीन, उसमें है ये विक्टर। विक्टर कहां जाता है, द जंगल इन साउथ अमेरिका, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट थॉमस लव पिकॉक ऑथर्ड द एसे, थॉमस लव पिकॉक ने कौन सा एसे लिखा है इसमें से, 4 एजेस ऑफ पोएट्री। 4 एज की बात की है, ब्रास एज है, सिल्वर एज है, गोल्डन एज है, इस तरह से 4 एजेस की बात की है थॉमस लव पिकॉक ने। नेक्स्ट मैरी शैलीज फेमस वर्क फ्रैंकनस्टीन इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं फ्रैंकनस्टीन को, मॉडर्न प्रोमेथियस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिटन बाय थॉमस लव पिकॉक, अब दोबारा बताना है कि कौन कौन से थॉमस लव पिकॉक के वर्क है। हेडलॉन्ग हॉल है, ये इसकी नॉवल है, 7 नॉवल लिखी है टोटल थॉमस लव पिकॉक ने। हेडलॉन्ग हॉल है और नाइटमेयर एबे है, ये दोनों थॉमस लव पिकॉक की है, ठीक है। इमेजिनरी कन्वर्सेशन वॉल्टर सेविस लेटर की है, स्पिरिट ऑफ एज ये ले हंट की है शायद, ये द स्पिरिट ऑफ एज, ठीक है। लेकिन ये 2 ही आएंगे इसमें, फर्स्ट ए और बी, ए और बी जो है वो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच बायरन वर्क्स बिगिन दस, आई वांट ए हीरो एन अनकॉमन वांट व्हेन एवरी ईयर एंड मंथ सेंड फोर्थ ए न्यू, ये इस तरह से स्टार्ट होता है, ये डॉन जुआन फोर्थ वाला। उसके बाद विच कैरेक्टर क्रिएटेड बाय कॉलरेज मेक्स द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ हर harrowing experience, 5 warriors seized my yestermorn, me even me a maid forlorn, they choked my cries with force and fright and tied me on a playfrey white। ये लाइन जो है ये इनका एक वर्क है क्रिस्टाबेल, लेकिन कैरेक्टर कौन बोल रहा है ये पूछा गया है। क्रिस्टाबेल पोएम का नाम है, कैरेक्टर भी है क्रिस्टाबेल इसमें। क्रिस्टाबेल जंगल में प्रेयर करने के लिए जाती है तो उसको ये लड़की मिलती है जेरल्डाइन, ये उसको पूछती है कि क्या हुआ, ये लड़की चिल्ला रही थी तो ये जाके पूछती है क्या हुआ जेरल्डाइन, तब ये लाइन बोलती है 5 वॉरियर थे उन्होंने मुझे सीज कर लिया और यहाँ पे मुझे छोड़ दिया है बांध कर, तो वो उसको अपने घर ले जाती है। तो ये लाइन किसकी है, जेरल्डाइन की लाइन है, फर्स्ट इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट पोएम बाय पीबी शैली, ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ठीक है। उनकी डेथ हो जाती है जब वो काम कर रहे थे इस पोएम पे। उसके बाद है स्टेटमेंट दी गई है द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स, बिल्कुल सही है। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दी है, जॉन कीट्स ने, शेक्सपियर के लिए टर्म कॉइन की है इन्होंने। और उसके बाद है व्हाइल एनालाइजिंग द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टर्म किसकी है, टीएस एलियट की।
टी.एस. एलियट प्रोक्लेम्स दैट हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। जब ये बोला था उन्होंने हेमलेट जो है एक आर्टिस्टिक फेलियर है, तो वो किसकी वजह से था? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये उसमें रीजन नहीं था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाला, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उसमें नहीं था, इसलिए वो एक फेल्ड प्ले था, एक आर्टिस्टिक फेलियर था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरी गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही हो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट मैज़ेप्पा ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय 17th सेंचुरी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, ये लॉर्ड बायरन का है। उसके बाद विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल ऑफ द सेक्शन ऑफ द थॉमस डी क्विंसी मेल कोच। ये भी दोबारा विजन ऑफ सडन डेथ, ग्लोरी ऑफ मोशन आएगा इसमें, ये दोनों। उसके बाद है एज मेंशन्ड इन फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट, व्हिच पोएट डज विलियम हैजलिट डिस्क्राइब द ओनली पर्सन आई एवर नो who answered the idea of man of genius। द आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस किसको बोला है? एसटी कॉलरेज को। फर्स्ट एक्वेंटेंस, 3 बार क्वेश्चन आया है पेपर में, देखो एसटी कॉलरेज के साथ फर्स्ट एक्वेंटेंस होती है, उसको ही बोला है डॉन क्योटे, उसी के बारे में बोला है कि द आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एसटी कॉलरेज इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, तो माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट की एक बार समरी, ये जो है ऐसे इनका, इसकी समरी एक बार आप बेसिक पढ़ लेना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रोमांटिक एज एमसीक्यूज। तो ऑप्शंस के साथ इनको आप अच्छे से एक बार एनालिसिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट एज होगी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं, न्यो क्लासिकल या रेस्टोरेशन पीरियड है या फिर प्री रोमांटिक है, नहीं वो तो बाद में, इससे पहले है रोमांटिक से पहले आता है प्री रोमांटिक। ठीक है, प्री रोमांटिक से पहले फिर न्यो क्लासिकल, उनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, और एनटीए की तरफ से जो भी अपडेट होगी वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।